भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व पहली बार $700 बिलियन के जादुई आंकड़े को पार कर $707 बिलियन पर पहुंच गया है। सिर्फ एक हफ्ते में $14.1 बिलियन की छलांग। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं, ये नए भारत की वो तिजोरी है जो दुनिया की किसी भी आर्थिक मंदी, युद्ध या संकट के सामने एक अभेद दीवार बनकर खड़ी है। ये जो रिजर्व्स हैं उसमें तकरीबन 15 बिलियन US डॉलर्स का इजाफा हुआ है वीकली बेसिस के अंदर, और जो उनके टोटल रिजर्व्स हैं वो पहुंचे हैं 707 अरब डॉलर से ऊपर, 707 बिलियन डॉलर से ऊपर उन्होंने इसको टच किया है। हमें मालूम है कि अमेरिका अपने इन्फ्लेशन को हमारे कंट्री में ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा, इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सिस्टमेटिकली अपना जो गोल्ड पड़ा हुआ था बाहर अमेरिका में, लंदन में, उसे वापस बुला लिया। दूसरा हमने एक और किया, हमने फिजिकल गोल्ड को ऑलरेडी खरीदना शुरू कर दिया है ताकि हमारा जो यूएसए के डॉलर के ऊपर जो हमारा एक्सपोजर है वो कम हो जाए। उन्होंने कहा है युवा शक्ति का मतलब है द यूथ पावर, नौजवानों की ताकत, और विकसित भारत का मतलब है खुशहाल डेवलप्ड भारत 2047, यानी एक विजन दिया है कि 2047 तक जो भारत है उसको एक डेवलप्ड मुल्क बनाना है। मैं चाहता हूं, मैं हमेशा जिस दर्जे पर मैं चलता हूं, मेरी कंट्री वो उससे और ऊपर जाना चाहती है। हम कहीं पर भी ये कहने को तैयार नहीं है या इस तरह का घमंड दिखाने को तैयार नहीं है कि हम कैपेबिलिटी वाइज वी हैव रीच्ड द ब्रिम, कैपेबिलिटी वाइज या कंसेप्ट वाइज ऑल्सो, कि कोई और नया कंसेप्ट इसके अलावा हो ही नहीं सकता। कुछ चलता रहता है। उस हवाले से अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा जंप है जो उनके जो फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स मौजूद हैं उसमें इजाफा देखने को मिला। हेलो दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आज की वीडियो क्लिप में आपने देखा, भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार अब 707 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। सिर्फ एक सप्ताह में इसमें 14.14 अरब डॉलर की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। खास बात यह है कि इससे पहले वाले सप्ताह में भी भारत के रिजर्व में करीब 10.5 अरब डॉलर का इजाफा हुआ था, यानी लगातार दूसरे सप्ताह भारत के खजाने में विदेशी मुद्रा तेजी से बढ़ी है। कुछ महीने पहले पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के कारण रुपए पर दबाव आया था और आरबीआई को डॉलर बेचकर बाजार को संभालना पड़ा था, लेकिन अब तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। सरकार और आरबीआई की नई कोशिशों के बाद देश में करीब 40 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा प्रवाह आ चुका है। इसके अलावा भारत का सोने का भंडार भी करीब 4 अरब डॉलर बढ़कर 108.74 अरब डॉलर हो गया है। भारत का रिजर्व अभी रिकॉर्ड 728.49 अरब डॉलर से नीचे है, लेकिन लगातार बढ़ता विदेशी मुद्रा भंडार देश की मजबूत होती आर्थिक स्थिति का बड़ा संकेत माना जा रहा है। दरअसल शुक्रवार को आरबीआई ने आंकड़े जारी किए। आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 7 अगस्त को समाप्त हुए सप्ताह में भारत का भंडार 14.136 बिलियन बढ़ा। अगर हम इसे भारतीय रुपए में समझें तो ये बढ़त लगभग 1,19,945 करोड़ रुपए की है। बात हम कर रहे हैं फॉरेक्स रिजर्व्स की। देखिए, किसी भी मुल्क के पास जो गोल्ड है या फॉरेक्स रिजर्व्स पड़ा होता है, उससे उनकी स्ट्रेंथ का अंदाजा होता है कि वो इकोनॉमिकली कितने स्ट्रांग, वो कितने मजबूत हैं। जैसे तकरीबन 868 टन गोल्ड, जो पेवर गोल्ड है, वो इंडिया के पास मौजूद है। 707 बिलियन डॉलर्स को अभी रिसेंटली उन्होंने टच किया है। ऐसी क्या चीज़ें वो करते हैं कि वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और हम कर्जों पे जोर दिए हुए हैं? आखिर कोई तो वजह होगी कि 14 अगस्त या 15 अगस्त 1947 को एक ही दिन ये दो कंट्रीज एक दूसरे से अलग हुए। लोग कहते हैं जी वहाँ पे क्योंकि बहुत बड़ी तरक्की थी और ये वाला जो पार्ट था सब कॉन्टिनेंट का, ये उस तरीके से तरक्की नहीं कर गया था। तो मैं तो इसलिए इस बात को नहीं मानता, क्योंकि उस वक्त तो किसी को ख्याल नहीं था कि पाकिस्तान बनना है या नहीं बनना। कराची का पोर्ट भी उस वक्त मौजूद था, उसके साथ साथ बाकी भी छोटी बड़ी चीज़ें, रेलवे नेटवर्क हमारे पास, उनसे बड़ा हिस्सा हमारे पास रेलवे नेटवर्क का आया जो अंग्रेज़ हमारे पास छोड़ के गया।
इस तरह की बेशुमार चीजें ऐसी होंगी जो उनके पास नहीं होंगी, ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो हमारे पास नहीं होंगी, उनके पास होंगी। लेकिन क्योंकि बंटवारा था, डिवीजन था, उसमें ये हुआ होगा। और अगर उस वक्त उनके पास कोई बहुत बड़ा मालो दौलत जो है वो अंग्रेज उनके पास छोड़ के गया था और हमारे पास नहीं छोड़ के गया था, तो ये मिथ भी गलत है। वो क्यों गलत है, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि हमारी इंडिपेंडेंस यानी 1947 के बाद ऑलमोस्ट कोई 24 साल के बाद बांग्लादेश हमसे अलग होता है। और आज बांग्लादेश भी, मैं ये नहीं कहता कि वो कोई दुनिया की बहुत बड़ी ताकत बन गया या वो जो, लेकिन इकोनॉमिकली दे आर स्टेबल, उनकी स्टेबिलिटी है। कर्जे उन्होंने भी लिए हैं, IMF से भी लिए, शायद बाकी जगहों से भी लिए होंगे, लेकिन उनके पास जो रिजर्व्स हैं, इकोनॉमिक जो उनकी कंडीशंस हैं वो बेहतर हैं। कोई ऐसी नहीं है कि यार वो IMF उनको कह दे कि यार अगर ये पेट्रोल डीजल आपने ऐसे नहीं कर दिया तो हम तो आपके ऊपर, जिसे कहते हैं, डंडा चला देंगे, ये बिजली की प्राइसेस ऐसी नहीं कर दी तो हम आपके साथ वो कर देंगे। इस किस्म के मामलात हमें ढाका से सुनने को नहीं मिलते, इंडिया से तो खैर नहीं मिलते, क्योंकि जब आपके पास इतनी अमाउंट पड़ी होगी तो फिर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज, इसी 2026 जून में एक मतलब 6 महीनों की एक रिपोर्ट पढ़ी मैंने। उसके अंदर यह था कि जी जो ग्रोथ रेट का प्रोडक्शन थी इंडिया की या वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की या मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स की, उन्होंने ये अंदाजा लगाया था कि हम ग्रोथ जो रेट हमारा होगा तकरीबन 7 to 7.2 के करीब चलता रहेगा, बट उन्होंने टच किया 7.8%। उन्होंने कहा है युवा शक्ति का मतलब है द यूथ पावर, नौजवानों की ताकत, और विकसित भारत का मतलब है खुशहाल डेवलप्ड भारत 2047, यानी एक विजन दिया है कि 2047 तक जो भारत है उसको एक डेवलप्ड मुल्क बनाना है। वो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं होगा बल्कि वो एक डेवलप्ड मुल्क होगा। और उन्होंने एक टाइम फ्रेम भी दिया है उसमें कि 2047 तक हमने ये गोल अचीव करना है। उसके बाद फिर जो वंदे मातरम है, जो कौमी तराना है, उसको भी 150 साल पूरे हुए हैं, तो इस मर्तबा वंदे मातरम भी शामिल किया गया वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, और लोग आए, फ्लैग होस्टिंग हुई, उसके बाद फिर 21 तोपों की सलामी भी दी गई और 27,000 लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए जिन्होंने वो तकरीब अटेंड की। तो जो फोकस था वो यूथ के ऊपर था, वो फ्यूचर के ऊपर था, वो प्रोग्रेस के ऊपर था, वो ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर था, वो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर था। और जो फ्रंट रनर्स होंगे इस पूरी तरक्की के वो युवा होंगे, यूथ होंगे, नौजवान होंगे। तो नौजवानों पे फोकस था और माशी और समाजी तरक्की को हदफ बनाया गया।